टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। अच्छा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1526 तक है। मैंने पहली दो वीडियो में भी आपको बताया था। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया। वो कौन कौन से हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश। इन पांचों को क्रम से आपको याद रखना है। मैंने पहली दो वीडियो में भी बताया है कि इनका क्रम पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बन जाता है इसमें से। हर वीडियो में मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले गुलाम वंश था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा खिलजी वंश, ये भी हो चुका है। ये दोनों वीडियो यदि आपने नहीं देखी हैं तो इनको देख लें आप। आज हम शुरू करेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश जिसका टाइम पीरियड 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो पिछले सालों में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं तुगलक वंश। टाइम पीरियड 1320 से 1414 ईस्वी। तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था, वो था तुगलक वंश। यदि क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो वो है तुगलक वंश। इस वंश का संस्थापक गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बाद में जाना गया, वो था। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक जिसने 1320 से 1325 मात्र 5 साल इसने शासन किया। उसमें गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की, आपको बता दिया। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। मतलब पहले नाम क्या था? गाजी मलिक था, और जब राज्याभिषेक कराया इसने तो उसका नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इसने राज्याभिषेक कराया था अपना। जब गद्दी पे बैठा तो इसका नाम किस नाम से जाना गया? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक के जो कार्य थे उनको पढ़ लेते हैं। इसने क्या किया? कृषि के विकास के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने नहरों का निर्माण करवाया। यदि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनता है कि दिल्ली का वह पहला कौन सा सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया था, तो वह है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया। ये भी क्वेश्चन आता है। इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12, 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी किया। इसका मतलब यह है, यदि उपज 10 किलो हो रही है, मतलब 10 बोरी या कुछ भी समझ लो आप, 10 केजी हो रही है, तो उसमें से एक हिस्सा ये लेता था। ऐसे ही यदि 12 केजी उपज हो रही है तो एक हिस्सा ये क्या लेता था? ये खुद लेता था। इसका मतलब ये है, या 10 कुंटल 10 केजी, मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया, जितनी उपज हो रही है उसका एक भाग, 9 भाग उसके पास रह जाता था जो खेती करता था, और एक भाग उसके राजा के पास आता था। ये समझ गए होंगे आप, 1/10 और 1/12 का मतलब। ओके, गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों की भूमि वापस ले ली थी टैक्स के रूप में, तो इसने क्या किया? गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि वो वापस लौटा दी थी। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। कहने का अर्थ इसका यह है कि जो
अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने और चेहरा प्रथा जो चलाई थी, स्केच बनवाना, जो सैनिकों का स्केच बनवाता था उसको, और उसमें सुधार करके उसे पूरी तरह प्रभावी रूप से इसने लागू किया था, और उसमें जो उसे लगा कि ये सुधार होने चाहिए उस हिसाब से। अच्छा, इसके सैन्य अभियान देख लेते हैं। तेलंगाना विजय, तेलंगाना विजय, जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की। इसी के बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। जूना खां कौन था? इसका पुत्र था। पहले उसका नाम जूना खां था, और ये विजय, तेलंगाना विजय करने के बाद इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया था। तिरहुती विजय, जो मंगोलों पर विजय हुई थी, उसके बाद जूना खां के नेतृत्व में इसने मंगोलों पर भी विजय प्राप्त की। अच्छा, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, और जब यह बंगाल से वापस आ रहा था तो इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, ये नाम याद रखना दोस्तों, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजा कि वह दिल्ली को छोड़ दे। इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, मतलब अर्थात यह है हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये आजकल मुहावरे में भी यूज करते हैं हम, दिल्ली अभी दूर है, करते हैं ना। तो एक्चुअल में क्या था, गयासुद्दीन तुगलक था, और ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ता जा रहा था जनता में, ठीक है, इसे लोग बहुत ज्यादा मानने लगे थे। तो गयासुद्दीन तुगलक इससे क्या है, चिढ़ने लगा। तो इसने मतलब ये चाहता था कि दिल्ली को, इससे दिल्ली से बाहर भगा दिया जाए। तो इसने इसके पास संदेश इसलिए भेजा था कि मैं आऊं उससे पहले तू दिल्ली को छोड़कर चला जा। लेकिन इससे पहले ही इसे क्या पता था कि मैं दिल्ली खुद नहीं पहुंचूंगा, उससे पहले मेरी खुद मैं मर जाऊंगा। मतलब आगे क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित अफगानपुर में लकड़ी के महल में दबकर सुल्तान गयासुद्दीन की मार्च 1325 ईस्वी को मृत्यु हो गई। ठीक है, बताते हैं एक षड्यंत्र रचा गया था इनको मारने का। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? तुगलकाबाद में, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये है मकबरा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक इसका बेटा था, जिसका टाइम पीरियड 1325 से 1351 तक रहा, वो राजा बनते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान था, मतलब दिल्ली के जितने विद्वान हुए उनमें सबसे ज्यादा विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक को मान, मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यही था। अपनी सनक भरी योजनाओं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था ये, बिना सोचे समझे कोई भी योजना लॉन्च कर देता था, लागू कर देता था, ना किसी से सलाह मशवरा करते था, ऐसे ही कि इसका परिणाम क्या होगा ऐसे ही लॉन्च कर देता था। इसलिए अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्रशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। रक्त पिपासु मतलब लोगों का रक्त चूसने वाला, बिल्कुल मतलब फालतू में परेशान करना जिसका कोई औचित्य नहीं था। अच्छा, मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं का क्रम, जो मतलब जिसने योजनाएं लागू की और वो असफल रही, वो उनका क्रम ऐसे है। इसने द्वाब में कर वृद्धि योजना, द्वाब बोलते हैं दो नदियों के बीच का स्थान जहां खेती बाड़ी ठीक ठाक होती है, मतलब उपज जहां ठीक होती है ना, द्वाब वो क्षेत्र जो दो नदियों के बीच की जगह होती है। राजधानी परिवर्तन की योजना, प्रतीक मुद्रा की योजना, खुरासान अभियान की योजना, कराचिल अभियान की योजना, और कृषि
उत्पादन वृद्धि की योजना। ये 6 प्रशासनिक योजनाओं का क्रम है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे दुआब में कर वृद्धि की योजना। तो मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई। बोला ऐसा है, टैक्स बढ़ा देते हैं। और इस योजना को सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में लागू किया। इसने क्या किया, इसने सोचा भाई जहां खेती अच्छी होती है वहां सबसे पहले टैक्स बढ़ाते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, परंतु जब इसने यह योजना लागू की तब दुर्भाग्यवश दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया, मतलब बारिश वगैरह नहीं हुई और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे। मतलब वो उनके पास फसल हुई नहीं, वो तो और राहत की अपेक्षा ये कर रहे थे भाई टैक्स बिल्कुल माफ ही कर दिया जाए, वो उसने और बढ़ा दिया। और उसी समय योजना लागू हो गई। परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह कर दिया और यह किसानों का पहला विद्रोह था। किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया। जिस तरीके से आजकल आप देखते होंगे, जैसे कोई भी विभाग एनीबडी सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है तो क्या करते हैं, कमेटी बना देते हैं कि भाई इनकी ये जो मांग है, ये विद्रोह कर रहे हैं, इनकी जो मांग है उसके लिए एक कमेटी बना दो जिससे इनको राहत मिले। तो उसी तरीका से किसानों ने विद्रोह किया तो इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग बना दिया। ठीक है, इनकी देखरेख के लिए, भाई इनकी समस्या सुनो, क्या समस्या है। फिर क्या होता है, सेकंड है राजधानी परिवर्तन की योजना। वो क्या थी, इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम दौलताबाद रखा, दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। देवगिरी का नाम इसने ही बदल के दौलताबाद कर दिया था। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य मंगोल आक्रमण से, मतलब इसने क्या सोचा कि भाई दिल्ली से देवगिरी ले चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं राजधानी को, इसने सोचा कि भाई मंगोल आक्रमण से बचना, मतलब दिल्ली नजदीक पड़ती है, किधर से, पंजाब की तरफ से, वहां जो सिंध नदी है उस तरफ से आते थे ये मंगोल आक्रमण करने के लिए। तो दिल्ली नजदीक पड़ती है, इसलिए क्या करते हैं, दक्षिण में चलते हैं, वहां राजधानी बनाएंगे तथा दक्षिण में इस्लाम का प्रचार करके वहां राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। इसलिए इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दिया, जो असफल रहा और बाद में इसे फिर से राजधानी दिल्ली बनानी पड़ी। ठीक, सांकेतिक मुद्रा की योजना, उसमें क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के टंके और मूल्य के बराबर, चांदी के जो टका था उसके मूल्य के बराबर होता था। किसके, तांबे और कांसे के सिक्के जिनका मूल्य जो चांदी के अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाए थे ना, चांदी के जो टके चलवाए थे उनका मूल्य उनके बराबर होता था कांसे के सिक्के के। तांबे और कांसे के सिक्के चलाए इसने, उनका मूल्य किसके बराबर होता था, चांदी के टंके के बराबर। फिर क्या होता है, इसने अपनी मुद्रा के निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा कि भाई ये किस तरीके से बनाए जा रहे हैं और उन पर क्या, मतलब नकली कोई बना देगा तो हमें कैसे कॉन्फिडेंस वो रखना है, जो कुछ मतलब किस तरीके से बना रहे हैं, इसने लीक कर दिया। वो कारण घर घर नकली सिक्का बनने लगा और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। फिर क्या होता है, जब इसको समझ आया कि सांकेतिक मुद्रा योजना असफल हो गई है, तब इसने आदेश दिया कि सांकेतिक मुद्रा को जमा करके बदले में चांदी के सिक्के ले जाइए। ठीक है, ये भी इसका सांकेतिक मुद्रा की योजना थी, वो भी विफल हो गई। फिर आता है खुरासान अभियान योजना। उसमें क्या था भाई, इस समय ईरान, जो खुरासान जिसको बोलते हैं, इस समय ईरान है, पहले उसका नाम क्या था, खुरासान में मंगोलों के शासन का पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। इसी राजनीतिक स्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई। इसके लिए 3,70,000 सैनिकों को
की सेना तैयार की और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। इसने मतलब बोला खुरासान पर भाई अटैक करेंगे, वहां मंगोलों का कोई ठीक ठाक शासक नहीं रहा, तो उस एरिया को भी हम अपने क्षेत्र में मिला लेंगे। तो उसने क्या किया, 3,70,000 सैनिकों को पहले से 1 साल पहले का पूरा वेतन दे दिया कि आप जब बोले हम तभी लड़ने के लिए तैयार रहना। परंतु अंतिम समय में इसने खुरासान के शासक से ही संधि कर ली। अच्छा, फिर क्या होता है, कराचिल अभियान योजना शुरू होती है। इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए, मतलब विद्रोह तो होना ही था जब इसने ये बोला था कि भाई वो, हाँ देखो इसमें खुरासान में क्या बोला था, खुरासान में ईरान में सभी सैनिकों को तैयार कर दिया, फिर क्या सैनिक रुष्ट हो गए इससे। तो इसमें कराचिल में क्या चला, फिर इसने सैनिकों को विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराचिल अभियान के लिए भेज दिया, जहां पर अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए और कुछ आपसी विवाद के कारण ही लड़कर मर गए। इब्न बतूता के अनुसार अंत में केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ पाए थे, बाकी सब मर गए, वो आपस में लड़ झगड़ के या रास्ता भूल गए, ऐसे ही मर गए वहां। इसी के समय मोरक्को का यात्री, किसके समय पे, इसके समय पर भारत इन बतूता कहाँ का था, ये मोरक्को का यात्री इन बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी बुद्धिमत्ता से खुश होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी इसने नियुक्त कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन बनता है, इब्न बतूता किसके समय पर भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। कहाँ का रहने वाला था इब्न बतूता, मोरक्को का, ठीक है। इसको कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था, तो दिल्ली का। इतना समझ आ गया होगा आप, ओके। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। क्वेश्चन बनता है विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किस के शासनकाल में हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक। और इसी के साथ 1347 ईस्वी में एक और स्वतंत्र राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन शाह ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन शाह ने। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी, इनका नाम याद रखना है, बदायूनी का कहना है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बन जाता है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला, यह किस राजा के लिए कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। और किसने कहा है, तो बदायूनी, ठीक। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, जिसका कार्यकाल 1351 से 1388 तक रहा। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने बहुत सारे पूर्ण निर्णयों को वापस ले लिया जो कि उसके पूर्व के शासक के द्वारा लिए गए थे। उसने शरीयत के अनुसार शासन किया और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया है उसे बंद कर दिया। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। ये प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्य जो इसके थे, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इनको हम समझेंगे। अच्छा, कुछ इतिहासकारों ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है। क्वेश्चन बनता है सल्तनत काल का अकबर किस राजा को कहा है, तो किसको कहा है, फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। क्योंकि इसने काफी प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्य किए थे, उनको हम आगे डिस्कस करें। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर, उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जो जजिया कर, सॉरी,
सबसे मोहम्मद कासिम ने जब जजिया कर शुरू किया था तो ब्राह्मणों पर उसने कर नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अच्छा, जजिया कर समझते हैं क्या है और किस किस ने कब कब लगाया। जजिया कर पहले समझो क्या है ये। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर से निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया था। किस किस को? जब मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था जजिया कर, किस किस को रखा गया था? बच्चों पर कोई कर नहीं था, बूढ़ों पर को बिल्कुल अलग रखा था, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को। ठीक, लेकिन इसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। अच्छा, अकबर ने 1564 ईस्वी में, देखो हम जजिया कर के बारे में समझ रहे हैं पूरा कंप्लीटली, या तो कोई क्यों क्वेश्चन बनता है जजिया कर से, तो पूरे जितने फैक्ट हैं जजिया कर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया किसने? अकबर ने। अच्छा, जैसे ही अकबर ने समाप्त कर, जब औरंगजेब का शासन आता है तो उन्होंने 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया। पूर्ण रूप से जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। ठीक, ये जजिया कर के बारे में आप जान गए होंगे। सबसे पहले जजिया कर किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, ओके। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही हम पढ़ रहे थे, इतना मैंने आपको बता दिया। अब पढ़ेंगे हम इसके प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्य। ठीक है, तो ऋणों की समाप्ति। फिरोज शाह तुगलक के शासक बनते ही उसने किसानों के ऋण को माफ कर दिया। इसके द्वारा केवल 4 कर लगाए गए थे। कौन कौन से? खराज, खुम्स, जजिया और जकात। ये आपको याद रखने, चारों कर। इनका मतलब मैं बता देता हूं। इसने 4 कर जो लगाए थे वो कौन कौन थे? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए 4 कर: खराज, खुम्स, जजिया और जकात। खराज मतलब लगान, खुम्स युद्ध में लूटे गए माल पर कर, मतलब मेरा यदि कहीं युद्ध होता है वहां से जो लूट होके आती है उसमें मेरा कितना % रहेगा, है ना, तो उस पर कर लगाया। और जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर। जकात इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता है जो मालदार हों, और उन लोगों को दिया जाता है जो अपाहिज या असहाय और साधनहीन हो। ठीक है ना, गरीब लोगों को अमीर लोगों से पैसा लेकर के गरीब लोगों में या असहाय लोगों में बांट देना, उसको जकात बोला जाता है। 2.5% लेता था वहां से। ठीक, ओके। और क्या थे? राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन। ये हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्य पढ़ रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के। तो राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन, इसमें राजनीतिक अपराध जैसे राजद्रोह, गबन के दंड विधान में परिवर्तन करके कठोर दंड की जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था इसने बनाई। और क्या था? सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। इसका कहने का अर्थ यह है, यदि जो कोई सरकारी सर्विस गवर्नमेंट जॉब में था तो उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र नहीं हो तो दामाद नहीं हो तो उसके दास को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाएगा। अच्छा, नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था। तो इसने उच्च सैनिकों को नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था पुनः शुरू कर दी थी। मुद्रा में सुधार। फिरोज तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। ये आपको मुद्राएं याद रखनी है, ये ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, पढ़ लेना, लेकिन है ना, बाई चांस क्वेश्चन बन जाता है तो 3 मुद्रा थी: शंसगनी, अद और विख। शंसगनी, अद और विख।
शंसकनी का मतलब यह चांदी की मुद्रा थी, यह टका के मूल्य के 1/6 थी। और अध यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल्य की 1/2 थी। और विक क्या था, यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल की मूल्य की 1/4 थी। ठीक। अच्छा, नहरों का निर्माण। नहरों के निर्माण, सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण कराया। यह नहरें दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्रित थी। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उनसे हक ए सर्व सिंचाई कर लिया जाता था, जो उपज का 1/10 होता था। ठीक है, उपज का 1/10 होता था। उसका नाम था हक ए सर्व। जैसे आपने देखा होगा, आज से लगभग आई थिंक 15 साल पहले मान लो, जब अखिलेश सरकार आई थी, मुलायम सिंह की, जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे, तो यूपी से उसने आपासी खत्म कर दी थी। तो वो ही है हक ए सर्व, है ना। जो हम नहरों से पानी लेते थे उसके लिए लेखपाल आता था तो उसको पैसे देने पड़ते थे, वो आपासी बोलते थे उसको। अच्छा, दासों से प्रेम। तो यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था। इसके पास 1,80,000 दास थे। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए बंदगान का अर्थात दासों का विभाग स्थापित किया। प्रत्येक दास को 10 से 100% वार्षिक वेतन दिया जाता था। मतलब जैसा काम वैसा वेतन, है ना। 10 से 100% के बीच में, जैसे जिसका ज्यादा हार्ड काम है या ज्यादा कोई नजदीकी है राजा के, तो उसको 100%, उससे कम जैसे जैसे काम होता जाता था, कम होता जाता था वेतन। ऐसे ही सिफा खाना की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सालय। इसने अनेकों निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करवाई और दार उल सफा नामक राज की अस्पताल खुलवाए। फिरोज शाह तुगलक के 2 पुत्र थे, फतेह खां और मोहम्मद खां। कौन कौन? फतेह खां और मोहम्मद खां। इसमें फतेह खां की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई और मोहम्मद खां को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया था। इस कारण फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1388 से 89 तक शासन किया। 1389 में इसकी मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई अबू बकर शाह दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद छोटे काल के लिए और कई सुल्तान आए, मतलब उन्होंने भी राज्य किया, लेकिन उनका इतना कोई प्रभाव नहीं था। और तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन रहा? नसीरुद्दीन महमूद बना। अच्छा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक नसरुद्दीन महमूद शाह बना। उसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग से कहा जाता था कि विश्व के सम्राट तुगलकों का राज दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। मतलब ये एक तरीके से व्यंग है, क्यों दिल्ली से पालम की दूरी कोई ज्यादा नहीं थी, तो बोला तुगलकों का जो दिल्ली के सम्राट है उनका राज्य केवल इतना सा ही बचा है, इस तरीके से, है ना। तो 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया और सुल्तान स्वयं गुजरात भाग गया। पुनः वजीर मल्लू खान ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बैठाया। सन 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिससे तुगलक वंश का अंत हो गया। ठीक दोस्तों, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने इसमें 20-22 क्वेश्चन ही लिए हैं। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी एग्जामों में आज तक आए हैं, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जितने क्वेश्चन बने हैं कंप्लीट इसकी, है ना। तो वो आप जरूर देखना, 1-2 दिन में आ जाएगी वो वीडियो पूरी। ऑब्जेक्ट टाइप कम से कम 100-125 क्वेश्चन होंगे, वो उनको पक्का आप पूरा कंप्लीट लगा लेना। पहला क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन
तुगलक ने। ऑप्शन सी सही है। देखो कितना एग्जामों में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, है ना, यूपी लोअर पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस असिस्टेंट फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एग्जाम जो होता है उसमें। नेक्स्ट है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो जी तुगलक वंश का था। खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक ने कब तुगलक वंश की स्थापना की थी? तो ये की थी 8 सितंबर 1320 को। दाग व हुलिया प्रथा, दाग व चेहरा प्रथा के प्रणेता डैश थे, लेकिन उसे प्रभावशाली ढंग से गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी थे, है ना। प्रणेता तो अलाउद्दीन खिलजी थे, लेकिन प्रभावी ढंग से गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया था। डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया? तो भैया गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किस सुल्तान द्वारा खालिया क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा को जारी किया गया? तो गयासुद्दीन द्वारा। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 या यहाँ 12 कर लो से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? तो किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। निम्नलिखित में से, देखो ये मैंने सब पूरा कंप्लीटली अभी पढ़ाया है, उसी में से क्वेश्चन बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंधित नहीं था? तो गयासुद्दीन तुगलक नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने मना कर दिया था। बोला था ना कि मेरे आने से पहले, बंगाल विजय के बाद जब लौट रहा था, बोला मैं दिल्ली पहुंचूं उससे पहले तुम दिल्ली छोड़ के चले जाना। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? किसको दी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक को दी थी ना, औलिया ने। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, किसमें निपुण था भाई? सुलेखन में। यह एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए बोल रहा था ना सबसे विद्वान शासक दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? कहां से कहां? दिल्ली से देवगिरी, जिसको देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदल कर क्या कर दिया था? तो दौलताबाद, है ना। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित कर दी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित की थी? तो 1327 ईस्वी में, वो भी याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण देकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो चीन का दिया था इसने, है ना, चीन का उदाहरण। भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो इसी ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता के समय पे, है ना। जिनमें से ये जितने दे रखे इनमें से इब्न बतूता सही है। उस समय ही प्रचलित डाक व्यवस्था शुरू की गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से मैं एक वीडियो में बनाऊंगा, कम से कम 125 क्वेश्चन के आसपास होंगे, वो आप कंप्लीट देख लेना। कोई भी इससे यदि प्रश्न बनेगा तो छूटेगा नहीं। चलो, नमस्कार।